हेलो एवरीवन। अभी हम आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। आइसोमर्स में हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया। एक वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़े थे। कल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज़ को फर्दर ख़त्म करके आज हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूरा हो जाएगा। और कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन के हर एक कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो साइक्लोएल्केन, हमें याद होगा कि साइक्लोएल्केन की क्या कंडीशन थी। साइक्लोएल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब शो करता है जब उसके पास मिनिमम 2 कार्बन ऐसे हों जिसपे डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन पे भी एक मिथाइल है, एक H है, इस कार्बन पे भी एक मिथाइल है, एक H है, इस कार्बन पे भी। तो ऐसे ही इसमें तो 2 छोड़ो, इसमें तो 6 कार्बन है जिस पे डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और उसमें क्या जुड़े हुए हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दोबारा बना देती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें ये वाला। तो हमें बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये दिया हुआ है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। पहले वैलेंसी पूरी कर लो। 1 2 3 बॉन्ड है, तो चौथा क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो अब हमने देखना है, अब देखो एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, इस पर भी 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, मिथाइल और हाइड्रोजन, इस पर भी 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो मिनिमम 2 कार्बन हमारे पास ऐसे हैं जिसपे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो आगे देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है। इसके देखो, यहाँ पर देखो, ये डबल बॉन्ड वाला एक तो यहाँ पे है और एक दूसरा क्या है, साइक्लोएल्केन भी हम इसको मान सकते हैं। तो साइक्लोएल्केन में तो ये 2 कार्बन हो गए जहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। तो इस वाली जगह पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, लेकिन डबल बॉन्ड वाली जगह पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा, क्योंकि ये तो साइक्लोएल्कीन बन गया ना। साइक्लोएल्कीन की क्या कंडीशन थी कि मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है, स्ट्रिंग में 6 कार्बन है। तो स्ट्रेन आ जाएगी, तो स्ट्रेन की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये शो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा, लेकिन इस साइड शो हो जाएगा। तो यहाँ क्यों नहीं शो होगा, हमें रीज़न पता लग गया, क्योंकि 8 कार्बन से कम है और साइक्लोएल्कीन्स में 8 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4th देखते हैं। 4th एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, अब देखो इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। तो इस साइड तो H और CH3 डिफरेंट है, लेकिन ये तो सेम हो गए ना। तो ये सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज साइक्लोएल्कीन है। ये साइक्लोएल्कीन में मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, तो यहाँ पे 8 कार्बन है, कंडीशन पूरी होती है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अब इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये और ये ग्रुप सेम है, ये और ये ग्रुप सेम है, लेकिन होने तो डिफरेंट चाहिए ना। तो इसलिए ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि ग्रुप्स क्या हैं, सेम है। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इस डबल बॉन्ड के अराउंड हमें देखना है, डबल बॉन्ड के अराउंड इधर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इधर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा शो होगा। इधर नेक्स्ट एग्जांपल में डबल बॉन्ड के अराउंड इधर तो ये देखो H और H सेम हो गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। लेकिन साइक्लोएल्केन में देखो मिनिमम 2 कार्बन ऐसे हैं जिसमें डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अब तुम सिर्फ हाइड्रोजन देख के तुम्हें लगता है कि नहीं GI तो शो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे साइक्लोएल्केन भी तो है ना, तो उस कंडीशन को भी चेक करेंगे हम कि साइक्लोएल्केन में मिनिमम 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। तो आगे देखो, आगे है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल में हमें याद है, बाइफिनाइल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए एक रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाती है और दूसरी रिंग कैसे अरेंज हो जाती है, वर्टिकली अरेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहाँ शो नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, इस साइड डबल बॉन्ड के अराउंड देखते हैं। पहले डबल बॉन्ड के अराउंड इस साइड तो दोनों सेम ग्रुप हो गए, तो डबल बॉन्ड के अराउंड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। लेकिन इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, ये वाला डबल बॉन्ड एक तो यहाँ है जिसकी साइड में रिंग है, वो तो शो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप हो गए। लेकिन दूसरे वाले में देखो 2 डिफरेंट ग्रुप इस साइड भी हैं, इस साइड भी है, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये 3 रिंग्स होगी,
ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल में हमें याद है कि जो बीच वाली रिंग है उस पर सेम ग्रुप्स हों या डिफरेंट ग्रुप्स हो, डजेंट मैटर, साइड वाली में डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ साइड्स वाली में भी सेम है। ये हाइड्रोजन ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी, इधर ऊपर भी ड्यूटेरियम नीचे भी ड्यूटेरियम, तो इसलिए ये सेम ग्रुप्स हैं, तो एक्स एंड वाई ग्रुप्स जो हैं सेम है साइड वाली रिंग्स पे, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा। लेकिन अगर बीच वाली में सेम भी होता ना, साइड वाली में डिफरेंट होता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता, लेकिन यहाँ पे बीच वाली में भी सेम है और साइड वाली में भी सेम है। बीच वाली से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन साइड वाली में तो सेम है ना, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे शो नहीं होगा। उसके बाद 12th एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे बीच वाली को तो देखना ही नहीं हमें, साइड वाली में देखो यहाँ पे मिथाइल नीचे, ऊपर मिथाइल नीचे NO2, ऊपर मिथाइल नीचे NO2, तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। अब अगला एल्कीन का एग्जाम्पल देखो, पहले ग्रुप्स चेक कर लो, टर्मिनल ग्रुप्स डिफरेंट है नहीं, क्लोरीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, ब्रोमीन आयोडीन डिफरेंट है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी देख सकते हैं ना, पहले ऐसे देख लो, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो इसलिए नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर तो GI शो नहीं होगा, OI शो होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो लंबा तरीका हो गया, वैसे सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं ना, वो इवन ऑड वाला, तो N=2 इवन है, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है, इवन है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं शो होगा। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ पे HVH प्लेन सेम हो गया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, तो ये प्लेनर हो गया तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप्स तो डिफरेंट ही हैं। या फिर N= ऑड वाले तरीके से भी देख सकते हैं, ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगा। यहाँ पे ग्रुप्स तो डिफरेंट ही है, मिथाइल और हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन मिथाइल, तो ये देख लो N=2 इवन है तो ऑप्टिकल शो होगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेमिंग में सिस ट्रांस पढ़ेंगे, EZ पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ भी चुके हैं सिन एंटी वाला, वो हम पिछली वीडियो में ही हमने पढ़ लिया। दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। सिस ट्रांस शो कहाँ पे होता है, वही डबल बॉन्ड के अराउंड शो होता है। डबल बॉन्ड के अराउंड इधर भी डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और इधर भी डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अगर डिफरेंट ग्रुप शो हो रहे हैं तभी GI शो करेगा ना, अब GI शो करेगा तभी तो नॉमेनक्लेचर करेंगे उसका, वरना तो कुछ मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो सबसे पहले सिस ट्रांस देखते हैं। सिस ट्रांस में हमने क्या देखना है, देखो देखते हैं, C+C डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ A यहाँ B, यहाँ A यहाँ B। अब ये तो कंडीशन पूरी होगी तो GI तो शो करेगा। अब इसका नाम सिस है या ट्रांस है ये देखना है, तो A और A एक दूसरे के सेम साइड पे हैं, तो ये हो गया सिस। ट्रांस कैसे बनेगा इसी का, A B, तो ये B और B देखो अपोजिट साइड में है, तो ये हो गया ट्रांस हो गया। तो यही दिखा रखा है यहाँ पे C+C। पहले कंडीशन चेक कर लो, AB डिफरेंट है, AB डिफरेंट है तो GI तो शो करेगा, AB डिफरेंट है, AB डिफरेंट है, GI शो करेगा। अब देखो यहाँ पे A और A एक दूसरे के सेम साइड में है, तो ये हो गया सिस। यहाँ पे A और A एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो ये हो गया हमारा ट्रांस। यहाँ पे A और नीचे भी A, तो ये तो GI ही शो नहीं करेगा क्योंकि सेम ग्रुप है, ग्रुप ही डिफरेंट नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस की प्रॉपर्टीज़। अब एक चीज़ हमें हमेशा काम आएगी, ये ध्यान रखना, चार्ज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो उससे हम स्टेबिलिटी को देख लेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट से हम वो चार्ज का आइडिया लगा सकते हैं उस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो डाइपोल मूवमेंट का ये म्यू बोलते हैं इसको, तो ये मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को बताएगा। μ=Q/D, तो Q चार्ज है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, और D इज़ डिस्टेंस। तो देखो सिस और ट्रांस को देखते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप होता है ना, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो इधर आएगा एरो का निशान, इधर भी इधर यहाँ इस साइड आएगा। तो दोनों मतलब देखो ये इधर और इसका इधर, तो ओवरऑल नीचे की तरफ चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो मतलब पोलैरिटी है इसके अंदर, यानी कि μ0 नहीं है। ट्रांस में देखो ये तो इधर दे रहा है और ये यहाँ दे रहा है, तो जितना इस साइड आया उतना इस साइड आया, कैंसिल हो गया, तो μ_0, तो चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ऐसे चार्ट से हम देख सकते हैं। तो इससे हमें देखो पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा कि ट्रांस का μ0 था तो स्टेबल वो ज़्यादा था। तो जनरली ट्रांस आर मोर स्टेबल, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें चेक करना चाहिए फिर भी। तो ये लिखा हुआ है जनरली ट्रांस आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होता।
जैसे इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे तो चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ट्रांस में दोनों का इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट सेम साइड पे है, तो चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे ट्रांस कम स्टेबल है। जनरली ट्रांस मोर स्टेबल होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये वो वाला एग्जाम्पल दिखा दिया हमने कि किस केस में ऐसा नहीं होगा। अगला डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जनरली देख ही लिया। डाइपोल मूवमेंट ये तो देखा ना हमने अभी चार्ज का। तो सिस आइसोमर हैव मोर डाइपोल मूवमेंट देन ट्रांस आइसोमर। जनरली लिखा है, क्यों लिखा है? ड्यू टू दिस एग्जाम्पल। फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया था, आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो जनरली सिस तो पोलर होते हैं ना, तो सिस वाला पोलर में डिजॉल्व होगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर इज ऑल्सो पोलर, तो सिस वाला वाटर में डिजॉल्व होगा, ट्रांस वाले की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। तो ये लिखा हुआ है जनरली सिस आइसोमर इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ट्रांस आइसोमर। और अगर वाटर नहीं है, कोई और सॉल्वेंट है, तो सिस आइसोमर आर मोर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। सिस पोलर है तो पोलर वाला पोलर में सॉल्यूबल होगा, और ट्रांस वाला नॉन पोलर है तो नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में सॉल्यूबल होएगा। तो सिस पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और ट्रांस किस में डिजॉल्व होएगा? नॉन पोलर में। अगला आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी ज़्यादा होगी? पोलर की या नॉन पोलर की? पोलर की ज़्यादा होगी। तो जनरली सिस पोलर होते हैं, तो सिस आइसोमर हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस। क्यों? क्योंकि सिस क्या है? पोलर है। पोलर है तो क्या होगा? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ज़्यादा होगी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होएगा। हो गया। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सिस में क्या होगा? सिस लेस डेंस पैकिंग होगी। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये देखो दोनों बल्कि ग्रुप्स एक ही साइड में हो गए ना, तो इसलिए डेंस पैकिंग लेस होएगी, यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगी, अच्छे से पैकिंग नहीं हुई तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी। अगर पैकिंग एफिशिएंसी कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम, तो इसलिए सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ट्रांस आर मोर डेंस पैकिंग, वहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी अच्छे से होएगी, पैकिंग अच्छे से होएगी, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होएगा। EZ नॉमेनक्लेचर। EZ मतलब अब हम ना प्रियोरिटी देंगे, मतलब जैसे C, इसके ऊपर दो ग्रुप जुड़े हुए हैं AB डबल बॉन्ड CAB, तो इसको इन दोनों को नंबर्स देंगे, किसको 1 नंबर देना है, किसको 2, मतलब प्रियोरिटी देंगे। तो जहाँ अगर मान लो इधर 1 है और इधर भी 1 वाला है, तो 1 1 सेम साइड हो गए, सेम साइड होगा तो Z, ऐसे याद रखना। और अगर ये सेम 1 1 वाले अपोजिट में आ गए तो वो E हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आएंगे तो E, अगर सेम प्रियोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में आएंगे तो Z। प्रियोरिटी किसके बेसिस पे देंगे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। अगर आइसोटोप हुए, एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो एटॉमिक मास के बेसिस पे देंगे। लेकिन अगर देखो ऐसे हुआ C डबल बॉन्ड C, इधर भी C है, इधर भी C है, ये यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये तो कार्बन दोनों सेम ही हो गए, तो किसको नंबर 1 दे? मतलब अगर ये इधर जुड़ा होता है, ठीक है, तो किसको नंबर 1 दें? तो वो कैसे देखेंगे? अगर फर्स्ट कार्बन सेम है तो सेकंड कार्बन को देखो, इस तरीके से देखेंगे। देखते हैं अब एग्जांपल से। इधर देखो पहले, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? क्लोरीन का, तो इसको नंबर 1 दे दिया। ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, किसका ज़्यादा है? आयोडीन का, तो 1 दे दिया। तो 1 1 वाले सेम साइड पे हैं तो क्या आ जाएगा? Z। अगला है 1 1 वाले अपोजिट साइड में है तो ये हो जाएगा E। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 में कार्बन कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, तो इसको नंबर 1 देंगे। और इधर ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे। तो अब 1 1 मतलब सेम प्रियोरिटी वाले किधर आगे? अपोजिट साइड पे आगे, तो इसको हो देंगे E। ये हो गया E। और इधर ऑक्सीजन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो 1 देंगे। कार्बन और फ्लोरीन का ज़्यादा है तो इसको 1 देंगे। तो 1 1 अपोजिट साइड में आ गए, अपोजिट साइड में तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। अगर सेम साइड में होता तो Z हो जाता। अगला, इफ़ अटैच्ड एटम्स आर सेम देन मूव टू द नेक्स्ट एटम। इफ़ अटैच्ड एटम्स आर सेम देन मूव टू द नेक्स्ट एटम। तो जैसे देखो इधर कार्बन है
तो कार्बन के ऊपर क्या 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन है, दोनों का कार्बन है तो सेम है, तभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं। तो इस कार्बन के ऊपर तो एच 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 जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, एच एच और सी। तो एच 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 ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला या सी एच एच, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है ना हाइड्रोजन से, तो इसको 1 दे देंगे। इसमें देखो ये कार्बन ये ऑक्सीजन, तो इसमें तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑक्सीजन है तो इसको 1 दे देंगे। तो ये 1 और ये 1 सेम साइड पे है, तो उसका हो जाएगा Z। अगला देखो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो कार्बन से अगला चेक करो, ये नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे, तो ये 1 हो गया। इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, HHC, और इस कार्बन पे HHC, तो उससे अगला चेक करेंगे। तो उससे अगला चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैसे सेकंड भी सेम हो गया ना, तो थर्ड वाला चेक कर लो फिर, तो चेक करके पता लगेगा कि इसको ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे। तो 1 1 अपोजिट साइड में होगा, तो उसको बोलेंगे ई है ये। अगला, इफ़ मल्टीपल बॉन्ड्स आर गिवन, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स दिए हुए हैं तो बॉन्ड को तोड़ो और उसके सामने वाले को उसके सामने बिठा दो। बताती हूँ कैसे। इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो इसके सामने कौन है, कार्बन, तो इस बॉन्ड की जगह एक कार्बन बिठा दो। ऐसे ही इसके सामने वाले को इसके पास बिठा दो, एक कार्बन। ऐसे ही 2 बॉन्ड तोड़ो, एक कार्बन सामने वाले को बिठा दो, कार्बन 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 कार्बन। ऐसे ही बॉन्ड तोड़ो, कार्बन के सामने कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जोड़ दो 2, नाइट्रोजन के सामने कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन जोड़ दो। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। एग्जाम्पल से देखो, इधर ऑक्सीजन है इधर नाइट्रोजन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, ऑक्सीजन का, तो नंबर 1 दे दिया उसको। इधर भी कार्बन, लेकिन इसमें कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, HHH। इस पे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, बॉन्ड की जगह सामने वाले को बिठाना है, तो सामने तो कार्बन ही है, तो एक तो कार्बन असली में जुड़ा हुआ है एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो किसको प्रियोरिटी देंगे, कार्बन वाले को, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो 1 इधर भी 1, तो दोनों सेम साइड पे हैं, तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अगला नाइट्रोजन कार्बन, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, तो नंबर 1 दे दिया इसको। इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, बॉन्ड तोड़ के सामने वाले को बिठाओगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम होता है, कार्बन का ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको नंबर 1 दिया। 1 और 1 किस में है, अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया, ई हो गया। अगला ऐसे ही चेक करोगे तो इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसलिए इसको नंबर 1 दे दिया। इसमें फर्स्ट वाले में इसमें भी कार्बन 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 है, इसमें भी, तो इसमें सेकंड वाला चेक करेंगे, तो सेकंड में इसमें तो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए, मिथाइल है ये, इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसको नंबर 1 दिया। तो ये 1 और 1 अपोजिट साइड में, तो ई। देखो इसमें पहले फर्स्ट कार्बन चेक किया तो इसमें भी कार्बन 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 निकले, इसमें भी कार्बन कार्बन सेम निकले। तो सेकंड कार्बन चेक किया तो सेकंड कार्बन में इसमें हाइड्रोजन 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 है और इसमें एक हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड तोड़ने वाले, तो कार्बन और कार्बन। इस तरीके से किया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट भाई, अगर आइसोटॉप्स दिए हो तो एटॉमिक मास देख लो नंबर की जगह। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में से किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, ट्रिटियम का, और हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का ज़्यादा है, तो सेम साइड Z आ गया। ट्रिटियम का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, तो 1 इसको दे दिया। यहाँ 16 है ये 18 है, तो किसका एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसका, इसको नंबर 1 दे दिया। 1 1 सेम साइड पे आ गया, सेम साइड मतलब Z नॉमिनलिचर। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हमें देखना है असिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अभी एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल से क्या मतलब पता है क्या करना है, कोई मॉलिक्यूल दिया है उसको बीच से तोड़ दो और देखो इस साइड और इस साइड वाला सेम है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल है, अगर सेम नहीं है तो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नंबर कितना होगा, 2 की पावर n। n क्या है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड है या ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, तो 2 की पावर n, सिंपल। इसका फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा है, असिमेट्रिकल वाले का 2 की पावर n। याद रखना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। अगर सिमेट्रिकल है तो उसके 2 केसेस हैं। 2 केसेस कौन कौन से हैं, 2 केसेस हैं। एक तो अगर n इज, तो 2 केसेस कौन कौन से हैं, अगर n इज इक्वल टू ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला ये होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। और इवन में क्या है, 2 की पावर n माइनस 1, ये वाला वैल्यू तो सेम है, इसमें n प्लस 1 नहीं है बस, तो n बाई 2 माइनस 1। तो ये हो गया ऑड वाला, ये वाला हो गया इवन। तो ये फॉर्मूले 2 याद होने, ये तो फॉर्मूला याद हो ही गया होगा कि असिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n होगा। सिमेट्रिकल के ये 2 एग्जाम्पल, ये 2 फॉर्मूले याद कर लेना, इसका इजी सा बस पुट करना है फॉर्मूले में और इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल से देखते हैं, पीछे एग्जाम्पल गया, पहले यही वाला देख लो। इधर देखो, इसको बीच से डिवाइड कर दो
तो बीच से डिवाइड करके हमें दिखा ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो इसके डबल बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 है मतलब ऑड है। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 2 की पावर 4 हो गया, 5 प्लस 1 बाई 2 यानी 6 बाई 2 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 यानी 16 प्लस 4, यानी इसका आंसर क्या होगा 20। यानी इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 20 आइसोमर्स बनेंगे। सिंपल फॉर्मूले में पुट किया बस हमने, पहले सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल चेक किया और फिर उसको फॉर्मूले। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो इसमें हमने इसको डिवाइड किया, इस साइड तो इथाइल ग्रुप है, इस साइड मिथाइल है, यानी असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल है तो क्या होगा, 2 की पावर n, कितने डबल बॉन्ड है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया। अगला इसको डिवाइड किया तो ये सिमेट्रिकल हुआ, इधर भी ये भी सेम है ये सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हुआ। और डबल बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, 3 है तो मतलब ऑड है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, तो आंसर आ गया इसका 6। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस देखें। तो इस तरीके से हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स खत्म हो गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केसेस हमने कल ही देख लिए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया आज हमने। और सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर पढ़ा, EZ नॉमेनक्लेचर पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि कैसे GI को कैलकुलेट करते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी खत्म होता है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।